चलिए सबसे पहले आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, हो मेरी माँ मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूँ, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूँ, हो मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तो चलिए आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिसका नाम है पाचन तंत्र, तो डाइजेस्टिंग सिस्टम्स। तो चलिए आज देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? तो कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है। कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है। ध्यान रखिए और ध्यान रखिएगा कि पाचन किसे कहते हैं। तो जटिल रूप को, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है। जैसे आप ध्यान रखिए कि जब आप रोटी खाते हो तो रोटी होता है जटिल रूप में, और जब मुंह में जाता है तो खंडित खंडित होकर उसमें लार मिला के और वो क्या कर दिया जाता है, तो उसमें जो होता है लार मिलकर सरल पदार्थ बन जाता है, जिससे कि पाचन आसानी से हो सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पाचन कहते हैं। यानी जटिल रूप से सरल रूप में बदलना। समझ गए? अब ध्यान रखिएगा कि पाचन का मुख्य जो काम है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। माने भोजन का मुख्य कार्य जो है, पाचन का मुख्य कार्य जो है वो भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना है। ऊर्जा अगर प्राप्त नहीं होगा तो हम लोगों का बोलना, कोई काम करना बड़ा कठिन हो जाएगा। समझिए कि नहीं? अब कहेंगे कि क्या ऊर्जा का सर व्यय होता है? तो बिल्कुल नहीं मेरे सोना, ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। ऊर्जा का तो रूपांतरण होता है, बदलता है ऊर्जा। समझिए कि नहीं? एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदलता है। इसलिए कही जाती है कि ना तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ना ही ऊर्जा का नाश होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यानी ऊर्जा जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है हमेशा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि बहुत सारे चीज़ों का पाचन होता है और बहुत सारे चीज़ों का पाचन नहीं भी होता है। तो पाचन किसका किसका होता है? तो ध्यान रखिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और फैट का पाचन होता है। अब ये फैट क्या होता है? तो चाउमीन खाने वाले, समोसे खाने वाले, ध्यान रखिए कि चाउमीन में तेल, समोसा में तेल, अरे ओहे सब न फैट, ओहे सब न तेलीय पदार्थ होता है। तो वो सब खाना कम कर दीजिए, न तो पाचन की क्रिया में आपको प्रॉब्लम होने वाला है रे बाबू। तो ध्यान रखिएगा। और किस किस का पाचन नहीं होता है? तो जल का, विटामिन का और खनिज का क्या नहीं होता है? तो पाचन नहीं होता है। इसका अवशोषण होता है, अवशोषित की जाती है। किसका? तो जल का, विटामिन का और खनिज का केवल अवशोषण होता है। तो कौन करता है? तो बड़ी आंत करता है, बड़ी आंत करता है। और इसका कौन करता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत। कौन करता है? छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में हो जाता है, मुँह में हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में माने मुंह में हो जाता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बोलिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं। समझिए कि नहीं? तो चलिए ध्यान रखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। समझे कि नहीं? चलिए आगे से बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या है? तो मुख्य गुहा है। ये क्या है जी? तो मुख्य गुहा है। मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे दुलारे, सब देखो यही मुख्य गुहा है। मुख्य गुहा में दूगो, एगो निचला जबड़ा, एगो ऊपर का जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा। अब ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे होंगे पानी जैसा दिखाई देता है, न देता है, यही न लार है, यही न लार है, यही लार है। तो लार कौथी से बनता है? तो ध्यान रखिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता है वो टाइलिन करता है, और टाइलिन का निर्माण जो होता है जीभ पर होता है। टाइलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो जीभ पर। वो है लार, लार। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए टाइलिन की जरूरत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? समझ में आना चाहिए। समझ कि नहीं? यही हमारा मुख्य गुहा है और यही लार होता है। और लार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बनना चाहिए। बच्चों में लार जो होता है ना ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चों में देखिएगा खाएगा लेर चुआत रहता हो, फुटुर फुटुर। अब लड़का सबके लेर चुआत है, अब माँ ओकर पोछत है कि नहीं है? पोछत है कि नहीं? हाँ, पोछत रहता है, वो लारे है। तो उनमें ज़्यादा उत्पत्ति होता है। नहीं समझे? चलिए आगे ध्यान रखिएगा, आगे समझने का प्रयास करेंगे और देखिए ध्यान से देखिएगा कि क्या आगे
अब ध्यान दीजिएगा इसमें, ये जो आप देख रहे हो बुआ, ये वाला जो देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? तो ग्रास नली हमारा ये है, ये हमारा ग्रास नली है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये ग्रास नली जो होता है मेरे सोना, मेरे बाबू, ये 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, लेकिन ये किसी चीज़ का पाचन नहीं करता है। ये किसी चीज़ का पाचन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो देख रहे हो मेरे सोना, ये मेरे बाबू, यही हमारा अमाशय है। यही हमारा क्या है? अमाशय है। अमाशय आया कि नहीं समझ में? अमाशय है हमारा। और ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो अंदर वाला, ये हमारा जो है छोटी आंत है मेरा। ये छोटी आंत है। क्या है बुआ? तो ये छोटी आंत होता है। और ये जो साइड से जो देख रहे हो ना ऐसे वाला, इसी को हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं गुद्दा मार्ग कहिए, गुद्दा मार्ग कहिए, चाहे आप इसको मल द्वार कहिए। यही हमारा है गुद्दा मार्ग या मल द्वार। ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि इसे क्या होगा, बताइएगा किसे। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप रट तो लीजिएगा, लेकिन जब तक समझिएगा नहीं कि छोटी आंत कहाँ होता है, बड़ी आंत क्या होता है, अमाशय किधर कैसा होता है, ग्रास नली कैसा होता है, ग्रास नली का दूसरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा कि ग्रास नली का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। तो चलिए, समझ में आ गया। तो अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसी को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और समझिएगा आप लोग अच्छे ढंग से। नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया। अब चलिए ध्यान से रखिएगा, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है, सभी उच्च श्रेणी और मनुष्य तथा उच्च सभी श्रेणी के जंतुओं में जो होता है, पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसको आहार नाल कहा जाता है। और आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग जो होता है 8 से 10 मीटर कहिए और 32 फीट में होता है। समझे कि नहीं? FT का मतलब फीट, समझे कि नहीं? तो 32 फीट कहिए, चाहे 8 से 10 मीटर कहिए। पूछा गया प्रश्न है वो, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि आहार नल की लंबाई कितनी, आहार नल की लंबाई कितनी होती है, लेकिन वहाँ पर जो था ना, वह मीटर में नहीं देकर फीट में दे दिया गया था। तो दोनों को समझिएगा और दोनों को ध्यान रखिएगा, इससे आपको फायदे, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यही ग्रास नली है। और ग्रास नली का दूसरा नाम ग्रसिका भी होता है, ग्रसिका भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, अब ध्यान रखिएगा इस बात को और समझने का प्रयास किया कि ग्रास नली की जो लंबाई होता है, जैसे कि मैंने बताया है कि 25 सेंटीमीटर होता है। क्या सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर होता है किसकी लंबाई? तो ग्रास नली की लंबाई। और अमाशय में जो होता है, भोजन जो होता है 4 घंटे के आसपास रहता है। 4 घंटे के आसपास भोजन कहाँ रहता है? तो ग्रास नली में रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझे कि नहीं? समझने आया कि नहीं? चलिए, तो आगे समझने का प्रयास करते हैं और भी। चलिए आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आहार नाल के संबंध में जो होता है, पाचन ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र, अगर पाचन तंत्र नहीं होगा तो समझ भी रहे हो, बताए ही हैं, तो समझ में आएगा। तो आहार नाल जो होता है वो एक कुंडली की रचना जैसी होती है, जिसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर या 32 फीट होती है। यह मुख गुहा से लेकर और मल द्वार तक होता है। कहाँ? मल द्वार तक। समझ में आ गया? चित्र में आप लोगों ने ध्यान से, चित्र को ना हमेशा ना दिमाग पर रखो। चित्र के द्वारा बहुत चीज समझ में आ जाती है बाबू मेरे, ध्यान रखिएगा। आहार नल का पहला भाग जो होता है वह क्या होता है? तो मुख गुहा है। आहार नल जो मुख गुहा जो है आहार नल का पहला भाग है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो होता है वो पाचन की क्रिया जल्दी होती है। सबसे पहले अगर पाचन किसी चीज़ का होता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो कहाँ? तो मुख गुहा में होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, समझे कि नहीं? और यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है, ऊपर का तथा निचला। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, आहार हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसमें से सबसे प्रमुख है टाइलिन। सबसे प्रमुख यही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। भोजन का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आपको बताया गया है कि इसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुख गुहा से होता है। इसलिए कहा गया है कि भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो पूछेगा कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है? तो यह है कि टाइलिन के कारण होता है, जो कि एक लार होता है। ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे रंसाकुर या स्वाद कलिया भी कहते हैं। रंसाकुर कहिए चाहे स्वाद कलिया होता है। आप लोग को हम जस्ट दिखाते हैं, चिंता ना कीजिएगा। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा आदि का ज्ञान होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब समझिएगा चित्र द्वारा, समझिए कि आप चित्र द्वारा समझने का प्रयास करेंगे।
ध्यान रखिएगा, ये है जीभ। अब देख रहे हो जीभ है ना बुआ, तो ध्यान देखिए, ये देखिए छोटा छोटा जो होता है, इस पर छोटा छोटा आप लोग दिखाई दे रहा होगा बूंदा, यही हमारा रंसाकुर होता है। यही तमाम चीज़ों को, खट्टा कड़वा सभी चीज़ों को यही प्रदर्शित करता है। अब बताएगा कौन, तो वही ना बताएगा, वो स्वाद तो वही लेगा, रंसाकुर ही लेता है। इस कारण से ध्यान से समझना हो चाहिए। मनुष्य में जो होता है 1.5 माने कि 1.5 लीटर लार बनता है। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ? तो मुंह में जो होता है 1.5 लीटर एक दिन में बनता है। 1.5 लीटर, ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि मुख गुहा में जो होता है या मनुष्य में कितना लार बनता है, तो चाहे मुख गुहा में कितने लार बनते हैं, तो 1.5 लीटर लार बनता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लाइसोजाइम जो होता है जीवाणु एवं कीटाणुओं को नाश करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बहुत सारे हाथ में कीटाणु होते नहीं होते हैं, तो बहुत सारे हाथ में कीटाणु जो होते हैं, अब वो कीटाणु को हमें अगर ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे? तो वही मुख गुहा में जो है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। और जब प्रयास, अब मान लीजिए कि पूरा तो कितना समय तक, जितना उसको सक्षम होगा उतना ही का नाश न करेगा बाबू, जीवाणु हो या कीटाणु को, उतना ही ना। तो समय सोचे कि कम से कम कीटाणु हमारे मुंह में अंदर जाए, उसको मारने का पूरा प्रयास करता है। जब तक उसके शरीर में पूरी तरह से काबू होती है तब तक वो बाबू बाबू करते रहता है, और तब तक कीटाणु और जीवाणु को नाश करते रहता है। अब ध्यान देखिएगा, टाइलिन और डायस्टेज जो होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। ये होता क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि आप जब स्टार्च क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। स्टार्च होता क्या है, जब आप गेहूं को जब आटा बनाते हो, आटा पीसा जाता है और जब घर पर लाते हो तो आप डायरेक्टली नहीं उसको रोटी बना लेते हो, सबसे पहले उसको चालते हो। क्या करते हो? चालते हो। कथी से? तो चलनी से। तो सुने हो ना, चलनी के चालल दुल्हा सुप के फटकारल है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिए, चलनी से चालता है और उसमें जो चोकर बच जाता है ना, वही ये स्टार्च होता है। स्टार्च होता है, समझे कि नहीं? आप बताइए सर। देखिएगा, वही स्टार्च जो होता है उसको पचाने के लिए टाइलिन एवं डायस्टेज जो है सो काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस में नहीं होता है, तो देखिए मैदा, आप भोज खाने जाते हो, मैदा का उसमें अंश होता है, और मैदा से जो बनाया जाता है, तो मैदा में ना कभी चाल कर देखो, मैदा में बहुत नगण्य मात्रा में जो होता है चोकर होता है। इसलिए अगर उसको ज़्यादा खाओगे ना बाबू तो पाचन गड़बड़ाएगा। इसीलिए कहता है लोग कि भोजबा ज़्यादा नहीं खाइएगा, नहीं तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, यानी पेट खराब हो जाएगा, तो दिक्कत होगा बहुत है। समझे कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर मैदा वाला बनता है। समझ में आया? यही 2 चीज़ें है, वह स्टार्च या चोकर को जो होता है पचाने का कार्य करता है। क्लियर? समझ में आ गया बाबू मेरे सोना? ये जीभ समझ में आया कि नहीं? तो चलिए आगे क्यों ध्यान से बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे समझिएगा। आगे दांत का वह भाग जो मसूड़े से घसा होता है, मसूड़े से धंसा होता है, वह जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। ध्यान रखिए, वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है जी? सिर या शिखर कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर या शिखर। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। सिर या शिखर के बीच वाला भाग जो होता है ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। दांत प्रत्येक के भीतर एक मज्जा गुहा होती है, जिसके ऊपर दंताहस्ती या डेंटाइन होता है। डेंटाइन होती है जो दांत के अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। कहा जाता है ना कि आपसे पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत का इनामेल सबसे कठोर भाग है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि शरीर का सबसे कठोर भाग, तो दांत का इनामेल। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों की सुरक्षा करता है। यह सबसे कड़ी परत होती है इनामेल, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे कठोर दांतों का इनामेल ही होता है। दांत का इनामेल जो होता है सबसे कठोर होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है कौन? तो दांत का इनामेल। ध्यान रखिए इस बात को, समझे कि नहीं? जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, दांत का इनामेल, इसमें ठीक से तरीके से तो आप नहीं बुझाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा दांत का इनामेल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब है दांत के बारे में जानने का प्रयास करिए। दांत जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए पहले उसके बारे में। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। दांत क्या करती है? भोजन को काटती है कतर का, या उसको चबाने का भी कार्य करती है। अगर काटिएगा नहीं तो चबाइएगा कैसे? तो सबसे पहले तो कटेगा नहीं, तब ना। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, जबकि एक किशोरा वाला अवस्था में जो होता है वो 28 दांत होते हैं। दांत जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कतरनक, अग्रचवर्नक, चवर्नक और भेदक। 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में इंसाइजर, प्रीमोलर, केनाइन या मोलर कहते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांतों के अम्लीयता बढ़ जाने के कारण जो होता है दांत तो खराब हो जाते हैं, और इसे दंत अस्थि भी कहते हैं। दांत में जो होता है अम्ल बढ़ जाता है, तो उसको साफ कैसे किया जाता है? तो छार से। तो छार कौन थी? माने पेप्सोडेंट नहीं,
एकदम दांत हमारा साफ होगा, पेप्सोडेंट का इस्तेमाल कीजिए। समझे कि नहीं? तो चलिए ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं और आगे समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आप देखिएगा दांत 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, इंसाइजर, साइजर, मोलर, प्रीमोलर। समझे कि नहीं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, सभी को अलग अलग समझने का प्रयास कीजिएगा। इंसाइजर 6 से 12 महीना में ऑडिट निकलता है और 6 से 7 साल में टूट भी जाता है। इंसाइजर जो होता है, जैसे लेटरल जो होता है इंसाइजर, वो 9 से 13 माह में होता है और 7 से 8 साल में टूट भी जाता है। ये 12 से 19 महीना में होता है और ये 9 से 10 साल में टूट जाता है। माने किशोरा अवस्था होते होते सभी दांत टूटकर फिर नए दांत आ जाते हैं और जो नए दांत आते हैं वो नहीं टूट सकते हैं। इस बात को भी ध्यान आप रखिएगा। समझे कि नहीं? चलिए आगे की ओर ध्यान से देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जो होता है ग्रसनी, ग्रसनी जो होता है मुख गुहा का पिछला भाग, जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी क्या कहते हैं? इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार क्या होता है? वो आहार नाल के अगले भाग को ग्रसनी में खुलता है। कहाँ खुलता है निगल द्वार? तो ग्रास नली में खुलता है निगल द्वार। और जो ग्रास नली में खुलता है, नहीं, ग्रास नली के अगले भाग में, जो आहार नल के अगले भाग में खुलता है, जो ग्रास नली में खुलता हो वो कंठ द्वार होता है। समझे कि नहीं? जब हम लोग भोजन करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भोजन करते हैं और भोजन करते समय में जब हंसते हो ना बाबू, तो ध्यान रखिए कि कंठ, जब हम खाना खाने का द्वार और सांस लेने का दोनों एक ही है। तो जब आप खाते समय हंसोगे ना तो वो नाक दक और मुंह दक दोनों निकल जाएगा। ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि सरकते समय में कुछ अंश जो होता है चावल का ऊपर की ओर चल जाता है। कोई भी खाना खाते हो तो ऊपर की ओर चल जाएगा और वो ऊपर की ओर रह जाता है, बाकी तो निकल जाएगा। वही धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है, वहाँ पर कीड़ा बन जाता है और आपके मस्तिष्क में दर्द होता है। और बहुत मानी 2, 4, 10 साल बाद आपके मस्तिष्क में दर्द होने के बाद वह एक बहुत जटिल रूप ले लेता है और उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो खाना खाते समय में पानी ना पीना और हंसना भी नहीं चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसको एपीग्लैंटिस कहा जाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार के कहे ना कि यहाँ पर जो होता है एक देखिए बक्सा नुमा होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो बंद हो जाता है और जैसे खाना अंदर गया, यहाँ से अंदर गया तो खुल जाता है। फिर देखिएगा उसी समय में जब हम लोग खाना खाते हैं कभी यहाँ अटक गया, लग गया कि प्राण ऊपर है और नीचे के नीचे है, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, तो वहीं पर वहाँ पर एक ही चीज़ है, एक ही जगह से दोनों चीज़ होता है। तो ध्यान इसलिए बोले हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, कम मात्राओं में पीजिए। बहुत ज़्यादा लग रहा है तो हल्का सुसुम पानी पीने का प्रयास कीजिए। ग्रास नली मुख हुआ लार से सना भोजन निगल द्वार के ग्रास नली में पहुँचता है और ग्रास नली से होता हुआ भोजन के अमाशय में पहुँचता है और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है तो कहाँ होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत में, है ना। छोटी आंत जल का अवशोषण करती है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है, और जबकि बड़ी आंत जो होता है मैंने आप लोगों को बताया है। समझ कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा और आप लोगों को इस बात का समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कहें नहीं कहें, इस बात को समझने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। चलिए अब आप लोगों को बता दें कि आज जो था ये हमारा एक छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था और इसका अगले पार्ट भी हम लोग लाएंगे। और आप लोगों को कैसा लगा इस बात के बारे में बताइए। प्रत्येक चीज़ों के बारे में, छोटी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे, अमाशय के बारे में डिस्कस करेंगे, बड़ी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ों को आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि छूटे ना, समझना, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़रूरत है और ये जीवन से रिलेटेड है। हमारा जीवन को एकदम बेहतरीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले पाचन तंत्र पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, तब ना हम कहेंगे नहीं कि बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास तभी होगा जब हमारा पाचन तंत्र ठीक होगा, है ना। तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।